हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, इंडियन वाइल्ड एस, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। तो भारत के जो जंगलों में रहने वाले शहरों से दूर गधे जो होते हैं उनके बारे में है, और ये क्यों न्यूज़ में है। द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एसेस in Gujarat has been estimated at 7672 as per the 10th Wild S Population Estimation। तो वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये 10वीं बार जो की गई है, और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है ये लगभग 7672 है। एंड ये जो पॉपुलेशन जो कंडक्ट किया जाता है, किया जाता है, ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा होता है। इट इज़ कंडक्टेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर। सो यदि आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो ये आपको ये वाइल्ड एस जो मिल रहे हैं वो मैक्सिमम गुजरात के कच्छ रीजन में है। गुजरात के कच्छ रीजन में आपको मिलते हैं। इसके बारे में जानेंगे अबाउट इट। इंडियन वाइल्ड एस इज़ ए subspecies of the Asian wild S Equus hemionus। तो हमारा जो एशिया के वाइल्ड स्पेसीज है एस का, तो ये जो एशियन वाइल्ड एस स्पेसीज है उसका सब स्पेसी है इंडियन वाइल्ड एस। और लोकली इट इज़ नॉन एज खूर। इट थ्राइव्स इन द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ गुजरात वाइल्ड एस सेंचुरी। तो ये तो एक एक्सट्रीम कंडीशन में, जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पे घास की कमी है, जहाँ पर घास वगैरह है जिससे वो खाते हैं लेकिन घास की कमी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस कंडीशन में थ्राइव करते हैं, जीवित रहते हैं। और ये जो गुजरात के वाइल्ड एस सेंचुरी जो कच्छ में है, गुजरात के वाइल्ड एस सेंचुरी जो कच्छ में है, दिस स्पेसीज प्राइमरली फीड्स ऑन ग्रास दैट ग्रोज ऑन द आइलैंड्स विद इन द डेजर्ट। आपको पता है कि गुजरात के कच्छ रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पर रण ऑफ कच्छ है कि यहाँ पे दलदली जगह है जिसको सॉल्टी जगह है। यहाँ पे पूरा सॉल्ट से भरा पड़ा हुआ है, सॉल्टी पैन्स हैं, सॉल्ट पैन वगैरह भी हैं, और यहाँ पर दलदली जगह है, और बीच बीच में आइलैंड है, ज़मीन है। उस ज़मीन पर क्या है, जो ग्रास होते हैं उसी ग्रास को ये वाइल्ड एस खाते हैं। तो ये जनरली वाइल्ड एस जो है रन ऑफ कच्छ के अंदर जो सॉल्टी दलदली जगह है, इसके बीच में कुछ ज़मीन है, उन्हीं ज़मीन पर ये ग्रो हो रहे हैं। इनके अपीयरेंस की बात करें तो द करेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट वाइट मार्किंग ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द हम्प एंड द बैक पार्ट ऑफ द शोल्डर। तो पीछे शोल्डर की तरफ वाइट भी रहेगा और सामने भी वाइट रहता है, लेकिन इसके पास कुछ स्ट्रिप्स रन करते हैं। स्ट्रिप रन्स डाउन इट्स बैक। इसके बैक साइड में स्ट्रिप रन करते हैं, बॉर्डर्ड बाय वाइट इन्हांसिंग इट्स यूनिक अपीयरेंसेस। तो पीछे साइड में स्ट्रिप्स रहते हैं और उस स्ट्रिप के साथ वाइट कलर, और वो इनके अपीयरेंस को बढ़ाता है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए, हिस्टोरिकली the Khur was widespread across the arid regions of northwestern India and Pakistan, extending into Central Asia। यदि मैं बात करूं, यदि आप इंडिया का मैप देखते हैं, इंडिया का मैप, और उसके बाद आप इधर पाकिस्तान देखते हैं, इधर अफ़गानिस्तान देखते हैं, और इधर आपका ईरान है। ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर ईरान है, और इसके ऊपर ये सारा रीजन जो है वो सेंट्रल एशिया का रीजन है, जिसमें आपने तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ पर आप तुर्कमेनिस्तान देखेंगे, उज़्बेकिस्तान, ये पूरा रीजन, कजाकिस्तान ऊपर का होगा, और भारत के ऊपर यहाँ पर ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान। तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं। तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। तो ये जो एक्चुअली में जो खूर, ये जो द स्पेसिस है वाइल्ड एस का, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से, पाकिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशियन रीजन में इसको आप देख सकते हैं।
ठीक है। सेंट्रल एशियन अगेन ये 5 कंट्री से बने हुए हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और साथ में भारत के ऊपर जस्ट देखेंगे तो ताजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान, ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। करेंटली इट्स हैबिटाट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द लिटिल रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। गुजरात में आप देखेंगे तो कच्छ के जो है आपका वो जो रीजन है लगभग एक ग्रेटर रन ऑफ कच्छ है, एक लिटिल रन ऑफ कच्छ है। तो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ से पॉपुलेशन कम हो चुका है और ज़्यादातर अब जो पॉपुलेशन है लिटिल रन ऑफ कच्छ में, आप मैप में जाके लिटिल रन ऑफ कच्छ देख सकते हैं। इसके हैबिटाट को देखा जाए तो प्राइमरीली फाउंड इन डेजर्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यदि आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे मिलेंगे, तो जहाँ पे कम बारिश होता है और ग्रासलैंड थोड़े से घास हो वहाँ पर मिलेंगे। प्राइमरी फाउंड इन डेजर्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो एक प्रकार से कच्छ का रीजन जो है एक डेजर्ट की तरह है, वहाँ कोई वेजिटेशन है ही नहीं, कोई भी वेजिटेशन ना हो तो डेजर्ट की तरह ही होता है। विच प्रोवाइड द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स सर्वाइवल। और ऐसे कंडीशन में ये जो गधे हैं ये सर्वाइव करते हैं, दिस वाइल्ड एस सर्वाइव्स। इनके कंजर्वेशन स्टेटस को देखा जाए तो ये किस प्रकार से दिखेंगे। यदि IUCN रेड लिस्ट में देखा जाए तो इट इज़ नियर थ्रेटेंड स्पेसिस। तो सबसे ऊपर आप जानते हैं कि सबसे ऊपर जो स्पेसिस है वो है आपका, सबसे ऊपर होता है एक्सटिंक्ट, फिर होता है एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड स्टेट, मतलब जंगलों से ख़त्म, एक्सटिंक्ट मतलब सभी जगह से ख़त्म। इन दोनों के बाद स्टार्ट होता है थ्रेटेंड स्पेसिस, जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कि जो जल्द ही एक्सटिंक्ट होने वाला है, एंडेंजर्ड ये भी एक्सटिंक्ट होने वाला है, थोड़ा सा समय लगेगा, और एक वल्नरेबल ये भी एक्सटिंक्ट होने वाला है। तो ये 3 थ्रेटेंड स्पेसिस होते हैं। इसके बाद जो होते हैं कि जब थ्रेटेंड में घुसने वाले हों वो नियर थ्रेटेंड स्पेसिस होते हैं। तो IUCN का ये जो स्पेसिस है, जो वाइल्ड एस, जो IUCN ने वाइल्ड एस को नियर थ्रेटेंड स्पेसिस में रखा है, मतलब है कि इसका पॉपुलेशन अच्छा है। इसके बाद देखा जाए तो साइट्स एक कन्वेंशन जो ये बात करता है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसिस के बारे में बात करता है, जो फ्लोरा एंड फौना को लेकर इंटरनेशनल ट्रेड को उसको रोका जाए। तो उसमें इसे अपेंडिक्स 1 में न रख के अपेंडिक्स 2 में भी, तो अपेंडिक्स 1 ज़्यादा जो है थ्रेटेंड स्पेसिस के लिए रखा जाता है, जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, और जब नियर थ्रेटेंड आ जाते हैं तो ये अपेंडिक्स 2 में इन्हें रख देते हैं। तो यहाँ पे साइट्स ने भी इसे अपेंडिक्स 2 में रखा है। फिर हमारा जो 1972 है, प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, लेकिन भारत ने इसे अपना जो काफ़ी कम पॉपुलेशन की वजह से जो कि ये थ्रेटेंड स्पेसिस मान रहा है, थ्रेटेंड स्पेसिस को भारत शेड्यूल्ड 1 में रखने की कोशिश करता है। तो भारत के अनुसार से ये शेड्यूल्ड 1 में रखा गया है। ठीक है। अब इसके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि इसके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब है कि इसके रहने से इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में क्या फ़ायदे होंगे, इसके महत्वपूर्ण महत्व क्या है। सो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सीड डिस्पर्सल विच प्रमोट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इन इट्स हैबिटाट। जब वो घास वगैरह खाते रहते हैं तो खींच खींच कर खाते रहते हैं, उसके वजह से सीड्स इधर उधर बिखरते जाते हैं, और जब बिखरेंगे तो वेजिटेशनल ग्रोथ और होगा। तो कहीं ना कहीं वेजिटेशन की डाइवर्सिटी बढ़ाने में ये जो है, जहाँ से भी घास पत्ते जो खा रहे हैं उसको दोबारा अन्य जगहों पे ग्रो करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स क्रिएट हैबिटाट्स फॉर अदर species by clearing pathways through its grazing, facilitating a balanced ecosystem। जब वो जिस रास्ते में वो खाते रहते हैं, ग्रेजिंग करते रहते हैं, वहाँ से वो दूसरे स्पेसिस के लिए रास्ता, वो हैबिटाट क्रिएट करते रहते हैं कि उस जगह पे दूसरे स्पेसिस अपना घर बना सकें, और इस तरीके से वो बैलेंस्ड इकोसिस्टम में कहीं न कहीं हेल्प करते हैं। इससे संबंधित आज के डेट में क्या थ्रेट दिख रहा है, क्यों इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इससे संबंधित थ्रेट देखा जाए। पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रहा है वाइल्ड एस का, इंडियन वाइल्ड एस, इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सॉल्ट फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली थ्रेटन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम।
सो गुजरात के इस कच्छ रीजन में पहला तो है कि यहाँ पे नमक के दलदल जो एरिया होते हैं और समुद्र के पानी के वजह से यहाँ पे सॉल्ट पैन बनाया जाता है। बाद में उस सॉल्ट पैन में से पानी को एवोपरेट करके नमक का निर्माण किया जाता है। तो नमक की खेती होती है, जिससे नमक वर्ल्ड में, इंडिया में सब जगह किया जाए। तो ये एरिया जो वहाँ पे वाइल्ड एस रहते थे, अब ये धीरे धीरे इंक्रोच करके अब इस एरिया में सॉल्ट की एग्रीकल्चर होने लगा, फार्मिंग होने लगी। और साथ में एग्रीकल्चर आज के डेट में फूड डिमांड बढ़ने से तो कुछ जगहों पर मिलेट्स जो है, मिलेट मतलब कि बाजरा जो है, वो यहाँ पे कुछ जगहों पे खेती की जाने लगी। तो एग्रीकल्चर के वजह से भी इनका जो जगह है, जो लैंड एरिया है, वो ख़त्म हो रहा है और इनका पॉपुलेशन ख़त्म हो रहा है। एक्सटेंसिव कैटल ग्रेजिंग डिसरप्ट द नेचुरल बैलेंस ऑफ द हैबिटाट। अब यहाँ पे जब मनुष्य रहेंगे तो उनके साथ गाय, भैंस, दूसरे कैटल्स भी रहेंगे। तो जब ये कैटल्स, वो दूसरे कैटल्स जब घास वगैरह ग्रेजिंग वगैरह करेंगे तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में घास ख़त्म हो जाएगा। तो जो वाइल्ड एस के लिए जो घास खाने के लिए है वो नहीं रहेगा और उनका हैबिटाट मतलब उनकी वो रहेंगे ही नहीं। तो वो नहीं मिलेगा तो खाना नहीं मिलेगा तो ख़त्म होने लग जाएंगे। तो उनका जो रहन है, जो घर है, वो ख़त्म होने लग जाएगा, हैबिटाट। Irrigation canals that extend water to the southern edges of the Little Run can increase soil salinity and further endangering wildlife। तो कैनाल्स की वजह से इस रीजन में, सपोज करें कि ये आपका कैनाल है और इसमें आपका पानी है और ये आसपास में लैंड एरिया है, तो ये जो पानी है आसपास में रिस कर यहाँ चला जाता है। तो यहाँ का ग्राउंड वाटर क्या रहता है, ज़्यादा। तो कैनाल, तो आसपास जो लैंड एरिया है, तो इस कैनाल का जो पानी है आसपास के ज़मीन में जाकर यहाँ के पानी को बढ़ा दिया, यहाँ पर भी पानी को बढ़ा दिया। अब आप यदि इफ़ यू आर गिविंग, अब यहाँ से इस कैनाल से आप इरिगेशन देते हैं तो ये जो पानी है, ये पानी ज़मीन के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि ज़मीन के अंदर पहले ही ग्राउंड वाटर अच्छा है कैनाल के पास। तो जब ये पानी जाएगा नहीं तो ये पानी ऊपर ही रह जाएगा और यहाँ का पानी क्या करेगा, एवोपरेट होने लग जाएगा। दोनों तरफ कैनाल के तरफ पानी ऊपर की ओर एवोपरेट होने लग जाएगा और नीचे जो पानी के अंदर थोड़ा बहुत, हर एक जो पानी हम पीते हैं फ्रेश वाटर होता है, 1 किलो वाटर में हमारे जो 0.5 ग्राम सॉल्ट होता है। तो सोचिए कि यदि 1 लाख केजी पानी एवोपरेट हो जाए तो हमारे पास लगभग 50,000 ग्राम, 1 लाख केजी तो 50,000 ग्राम सॉल्ट वहाँ पर बैठ जाएगा। तो 1 लाख केजी यदि एवोपरेट होता है तो उसमें से 50,000 ग्राम, और इस 50,000 ग्राम को यदि आप किलो में बांटेंगे तो 50 किलो नमक का एक लेयर। धीरे धीरे इसके वजह से भी आसपास कैनाल, इरिगेशन कैनाल दैट एक्सटेंड वाटर टू द सदर्न एजेस ऑफ लिटिल रन ऑफ कच्छ, तो ये लिटिल रन ऑफ कच्छ में जो कैनाल का पानी आ रहा है, नहरों से जो पानी आ रहा है, उसकी वजह से भी सॉइल की सैलिनिटी बढ़ रही है। और जब सैलिनिटी बढ़ेगी तो खाने के लिए घास नहीं होगा, ज़्यादा सलाइन रीजन में घास नहीं होगा और वहाँ से इंडेंजर्ड जो स्पेसीज होंगे वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड होने लग जाएंगे।